नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित और लाख टके की बात में सबसे पहले बात करेंगे आतंक के खिलाफ हिंद के जवानों की बड़ी कार्रवाई की। जी आज बड़ी सफलता हाथ लगी। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जम्मू कश्मीर में 1-2 नहीं बल्कि 7 आतंकी ढेर किए गए हैं। मारा गया आतंक का कमांडर अंसार जगवत अल हिंद का सफाया। आतंकी कमांडर इम्तियाज का काम तमाम। 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। शोपियां और त्राल में हुए एनकाउंटर में कुल 7 दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। अवंतीपुर के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सेना और पुलिस के इस ज्वाइंट ऑपरेशन में अंसार जगवत अल हिंद का कमांडर इम्तियाज शाह मारा गया। त्राल इनकाउंटर की अगर हम बात करें तो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। वहां पर अंसारुल गजवतुल हिंद का चीफ इम्तियाज जो है वो आज मारा गया है। ये तीसरा अंसारुल गजवतुल हिंद का चीफ है जो मारा गया है। पुलिस के मुताबिक इम्तियाज अंसार जगवत अल हिंद का तीसरा कमांडर था जिसे ढेर कर दिया गया। इससे पहले 24 मई 2019 को इसी संगठन के कमांडर जाकिर मूसा और 24 अक्टूबर 2019 को हामिद ललहारी को मार गिराया गया था। जिस संगठन के ये आतंकी थे वो जैश ए मोहम्मद का ही एक गुट था। बताया जा रहा है कि अंसार जगवतुल हिंद का कमांडर इम्तियाज घाटी के युवाओं को बहकाकर आतंकी संगठनों में शामिल करने के लिए कुख्यात था। ये 2019 में जुलाई से एक्टिव था। बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व है और इसको काम दिया गया था कि जब कन्वा यात्रा का आए तो ये त्राल साइड से इसको अटैक करना था। गुरुवार को शोपिया में शुरू हुआ एनकाउंटर 24 घंटे बाद जब खत्म हुआ तो 5 आतंकियों का खात्मा कर दिया गया। 3 आतंकियों को तो गुरुवार को ही एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, लेकिन 2 आतंकी भागकर एक मस्जिद में छिप गए। जब सुरक्षा बलों ने एक आतंकी के भाई और मस्जिद के इमाम को आतंकियों से बातचीत के लिए मस्जिद के भीतर भेजा, लेकिन दहशतगर्दों ने सरेंडर करने के बजाय फायरिंग जारी रखी। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मोर्चा संभाला और दोनों दहशतगर्दों को मार गिराया। ऐसी जानकारी मिली है कि शोपिया में मारे गए 5 आतंकी भी अंसार जगवतुल हिंद के सदस्य थे। इधर स्लोन न्यूज नेशन श्रीनगर। अब बात काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी की करते हैं, जहां फैसला तो कल आया लेकिन कल से लेकर अब तक तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, तमाम तरीके की सियासत देखी जा रही है। ज्ञानवापी परिसर के नीचे जमीन में मंदिर के अवशेष हैं या नहीं, वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस सवाल का जवाब जानने के लिए एएसआई को सर्वे का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद बयानबाजी शुरू हो चुकी है। सबसे तल्ख बयान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से आया। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मस्जिद कमेटी को इस आदेश पर फौरन अपील करके इस पर सुधार करवाना चाहिए। एएसआई से केवल धोखाधड़ी की संभावना है और इतिहास दोहराया जाएगा, जैसा कि बाबरी के मामले में किया गया था। किसी भी व्यक्ति को मस्जिद की प्रकृति बदलने का कोई अधिकार नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी सक्रिय हो चुका है। पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि कोर्ट का फैसला 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। तो अब ये जज साहब जो ये पीछे जा रहे हैं, ये किस कानून में जा रहे हैं? पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून में तो गुंजाइश है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो उसको सपोर्ट किया उसमें भी गुंजाइश नहीं। तो क्या अपना खुद को अलग से उन्होंने कानून बना लिया है? भाई देश के कानून तो चलेगा, तो देश के कानून तो वही है जो पार्लियामेंट ने बनाया। हिंदू पक्ष की ओर से ये दावा किया जाता है कि विवादित ढांचे के फर्श के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। इतना ही नहीं, विवादित ढांचे की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र भी हैं। स्कंद पुराण में भी इन बातों का वर्णन है। कौन सी ऐसी मस्जिद है इंडिया में जहां मस्जिद के वेस्टर्न साइड पे पूजा हो रही है? यहाँ पे नंदी देवता मस्जिद की तरफ मुंह किए हुए हैं। ऐसी कोई मस्जिद इंडिया में है क्या कि जहां मस्जिद के वेस्टर्न साइड पे पश्चिमी भाग पे मां श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही है? और पहले रोज होती थी, अब इन लोगों ने दबाव बना के साल में एक बार पूजा होती है। तो ऐसी कोई मस्जिद इंडिया में है नहीं। और मस्जिद को अगर देखा जाएगा, नंगी निगाहों से भी देखा जाएगा, तो कोई कह सकता है कि वो मंदिर था और मंदिर था। लेकिन मुस्लिम पक्ष इन तमाम दलीलों को गलत बताता है। वाराणसी कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी की जा रही है।
सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी। अब बात पश्चिम बंगाल की सियासी घमासान की, जहां एक तरफ तो कल कुछ सीटों पर वोट डाले जाने हैं, वहीं दूसरी तरफ अगले चुनावी चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी जमकर मेहनत कर रही है। एक तरफ अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आए, वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा रोड शो। बंगाल के चौथे फेज के मतदान से पहले बीजेपी ने सूबे में पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी के कद्दावर नेता बंगाल के अलग अलग इलाकों में सड़क पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन में जुटे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे, जनता से समर्थन मांग रहे और टीएमसी की नाकामियों को टारगेट कर रहे। बीजेपी की रैलियों में उमड़ रही जनता से नेता गदगद है। आज कोलकाता में अमित शाह ने दावा किया कि बंगाल में 3 फेज में हुए चुनाव में बीजेपी 68 सीटें जीतेगी। हमारे एक आकलन के हिसाब से 63 से 68 सीट, 63 टू 68 सीट के बीच में भारतीय जनता पार्टी इस 3 चरण के अंदर जीत रही है। अमित शाह ने अपने बंगाल दौरे का आगाज प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया, पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि टीएमसी को अपनी हार दिख रही है और ममता बनर्जी के बयान उनकी फ्रस्ट्रेशन को दिखा रहे। तृणमूल कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन उनके व्यवहार से, उनके भाषणों से, उनकी बातचीत से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि सीएपीएफ का आप घिराव कर लो, उनको घेर लो, रोक लो, ये क्या कहना चाहती है? लोगों को अराजकता की ओर ले जा रही है, चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त नहीं होने देना उनका उद्देश्य है। अमित शाह ने आज 4 सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, ताबड़तोड़ जनसभाएं की, डोर टू डोर कैंपेन किया। वहीं जेपी नड्डा ने मेगा रोड शो किया। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने ममता बनर्जी के गढ़ कोलकाता के भवानीपुरा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और जनता से समर्थन मांगा। गृह संपर्क अभियान के तहत अमित शाह बेलतला पहुंचे थे। भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप देख सकते हैं कि वो लोगों से मिलकर रुद्रनील घोष जो बीजेपी प्रत्याशी है वो भी साथ में, दिनेश त्रिवेदी, स्वपन दासगुप्ता, तमाम नेता बीजेपी के वो यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ तकरीबन 10 से 15 मिनट अलग अलग घरों में जाकर जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से मिले और जो विजन डॉक्यूमेंट है बीजेपी का वो कहीं ना कहीं उन तक पहुंचाया गया और अमित शाह खुद मिले। और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ममता बनर्जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनके घर का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, काफ़ी अहम माना जाता है। और पिछले बार के चुनाव में ममता बनर्जी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से पीछे थी, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी पर खास नज़र है बीजेपी की। बताया कि गृह मंत्री आए, क्या बताया, क्या बातचीत हुआ? क्या बातचीत हुआ माने कि घर में जो तकलीफ है वो सब बात हुआ, फिर ये सब बस्ती है इसलिए पहला बार आए हैं, इसलिए यही सब बात हुआ। और कुछ किन तकलीफों के बारे में आपने बताया? घर द्वार हम लोग के नहीं है, छोटा छोटा घर है, हमें 5 जन 6 जन है, इसलिए यही सब बात हुआ। उन्होंने बोला हम जीतेंगे तो करेंगे। अमित शाह ने बंगाल बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में एक समरेंद्र प्रसाद के घर खाना भी खाया। इसके बाद अमित शाह ने जगतगढ़ और मध्यम ग्राम में रोड शो किया। इस दौरान भारी भीड़ उमड़ी। विधानसभा चुनाव के चौथे फेज में कल 10 अप्रैल को 44 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। टीम न्यूज नेशन। कानपुर का बिकरू गांव तो आपको याद होगा, वही गांव जहां कभी विकास दुबे की गुंडागर्दी चलती थी, लेकिन अब वहां लोकतंत्र की नई तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि 25 साल के बाद खुले तौर पर पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। पिछली बार तो चुनाव नाम का कोई चीज़ ही नहीं होती थी। पहले तो निर्विरोध हो जाते थे, ऐसा दबाव रहता था विकास का। अब पहली बार ऐसा हुआ है, लोगों ने स्वतंत्र होकर अपना प्रचार कर रहे हैं। चुनाव बहुत बढ़िया हो रहा और अभी तक 10 साल हो विकास के द्वारा कोई खड़े नहीं होता था, मारे डर के। क्या समझो, वो किसी को खड़ा होता था तो मारते कूदते थे। तो अब चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया। ये उसी बिकरू गांव के लोग हैं जहां 25 साल से गैंगस्टर विकास दुबे की गुंडागर्दी चल रही थी। बिकरू में पंचायत के चुनाव जरूर होते, लेकिन विकास दुबे का ऐसा खौफ था कि कोई उसके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। क्या कहते थे, मतलब कोई दूसरा खड़ा होता था तो क्या कह दिया? कुछ नहीं कहते थे, खड़े नहीं होता था, इनके डर से खड़ा नहीं। हाँ। बस ये कह दिया जाता था इसको जिताना है। हाँ। लेकिन एनकाउंटर में विकास दुबे के खात्मे के साथ ही बिकरू में लोकतंत्र का नया सवेरा हुआ है। इस बार बिकरू में जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसका माहौल भी काफी बदला हुआ है। इस बार ठीक लग रहा है, कम से कम लोग वोट तो मांग रहे हैं। इसके पहले कहाँ कोई वोट मांगता था, सब ऐसे ही चुनाव जीत जाते थे। इसकी वजह है कि 25 साल से हर प्रधानी के चुनाव में विकास दुबे और उसके परिवार का दबदबा रहा।
1995 में विकास दुबे पहली बार प्रधान बना। साल 2000 में विकास दुबे ने अपने नौकर की पत्नी को प्रधान बनवा दिया। फिर 2005 में उसने अपने भाई की पत्नी को प्रधान बनाया। 2010 में विकास दुबे ने अपने नौकर को प्रधान बनाया। 2015 में विकास दुबे ने अपने भाई की पत्नी को प्रधान बनवाया। लेकिन इस बार प्रधान के चुनाव में 10 उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, क्योंकि विक्रू से विकास दुबे के खौफ का अंत हो चुका है। 2 जुलाई 2020 को विक्रू में विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद 10 जुलाई 2020 को विकास दुबे को उज्जैन से यूपी लाते वक्त पुलिस की गिरफ्त से भागते वक्त एनकाउंटर में मार गिराया था। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब बात देश की बहस की, जिसके लिए आज का मुद्दा जो आपने चुना है वो मुद्दा है ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को मंजूरी पर क्यों भड़के कट्टरपंथी। 70% लोगों ने इस मुद्दे को चुना है। इसी मुद्दे पर देश की बहस आपसे थोड़ी देर बाद रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन जब लौटेंगे तो लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे कोरोना की दूसरी लहर किस तरीके से कारोबार पर बरपा रही है खौफनाक कहर।